नमस्कार। प्रेम आईएएस के इन डिटेल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे या जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के हाल ही में क्या विवाद सामने आया है और इसे लेकर के केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने क्या टिप्पणी की है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। और कैसे ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि सरकार जो है आने वाले समय में एक बार पुनः राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ला सकती है, जो एनजेएसी जो था पहले, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या दोबारा ला सकती है, जैसा कि पहले 2014 में लाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है और संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। यही सब हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि क्या कहा है, क्यों है चर्चा में। ये पहली बात तो चर्चा में यही है कि किरेन रिजिजू जो है केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, इन्होंने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के इस पर पुनः एक बार विचार करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, थोड़ी देर में आगे चल के बता रहे हैं कि क्यों जरूरत है, इन्होंने क्यों ऐसी टिप्पणी कही है। ऐसे ही जो पूर्व सीजेआई जो थे, यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एनवी रमन्ना ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि इसमें अभी सुधार करने की अभी आवश्यकता है। इन्होंने भी ऐसी टिप्पणी की है। यही किरेन रिजिजू का द हिंदू में छपी है टिप्पणी, ये हिंदुस्तान टाइम में छपी है। तो समझते हैं कि आगे इन्होंने क्या कहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं है साहब। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इसमें जो है ये प्रणाली पारदर्शी नहीं है। क्यों पारदर्शी नहीं है? कि जब ये कॉलेजियम सिस्टम, आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यही कॉलेजियम सिस्टम सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसी कॉलेजियम सिस्टम की जो सिफारिश आई है उस पर अपनी मोहर लगाता है। तो ये किस तरीके से चयन करते हैं न्यायाधीश, ये बनेगा या ये बनना चाहिए, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है किस तरीके से ये चयन करते हैं उस चीज का। यानी कि इसकी प्रणाली जो है वो पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो रिजिजू हैं, ये कह रहे हैं कि न्यायाधीशों का प्राथमिक कार्य क्या है साहब? न्याय दिलाना। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि न्यायाधीश यानी कि जजों का काम है न्याय दिलाना या न्याय देना। कि कोई केस आया, उसके दोनों पक्षों को सुन करके उन्हें जो लगता है कि हाँ ये पक्ष सही है, दलीलों को सुनने के बाद में उसके आधार पर न्याय देते हो। तो उनका प्राथमिक कार्य यानी पहला काम क्या है, मुख्य काम है, वो न्याय दिलाना है। जबकि इस कॉलेजियम सिस्टम के कारण ये काम जो उनका प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि ये कॉलेजियम सिस्टम में जो 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के में, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये क्या करते हैं, साल भर इसी में लगे रहते हैं कि किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इसी सिफारिश में लगे रहते हैं कॉलेजियम सिस्टम वाले। जब इसी में लगे रहेंगे तो ये न्याय कब देंगे? इसमें तो देरी हो रही है ना, इसमें देरी हो रही, क्योंकि ये न्याय जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, इस काम में लगे, इसी में मंथन में कर रहे हैं, यही विचार करने में लगे हुए बैठ करके कि किस जज को किसको अब अगला न्यायाधीश बनाया जाए, कहां पर सुप्रीम कोर्ट में किसका ट्रांसफर किया जाए, सुप्रीम यानी कि इस न्यायाधीश का कहां ट्रांसफर किया जाए, कहां नहीं किया जाए, इसी काम में लगे हुए हैं। इस वजह से इनका जो है प्राथमिक कार्य जो न्याय दिलाना है वो बाधित हो रहा है या प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से। और ये सब हम सभी जानते ही हैं कि आज भारत की अदालतों में कितने केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर 1947 का हो सकता है कोई केस ऐसा भी होगा कि 1947 का केस आज तक उस पर निर्णय नहीं आ पाया होगा, 20-20 साल हो जाते हैं पर निर्णय नहीं आ पा रहा है। तो ये केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इनका जो कार्य है न्याय दिलाना, वो इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है कॉलेजियम सिस्टम की वजह से। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की भावना के अनुसार, भारतीय संविधान कहता है कि जजों की नियुक्ति सरकार करेगी, यानी कि नियुक्ति करना सरकार का काम है, अर्थात कार्यपालिका का काम है, ना कि इन जजों का या न्यायपालिका का। तो इस वजह से भी कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए और इसकी जगह एक स्वतंत्र निकाय आना चाहिए जो जजों की नियुक्ति करे। और वो निकाय ऐसा नहीं हो, पारदर्शी निकाय होना चाहिए, जिसमें क्या प्रणाली अपनाई जा रही है, क्या नहीं अपनाई जा रही है, सबको पता हो। इसमें इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो चलते हैं आगे
ये तो उन्होंने टिप्पणी कर दी। तो चूंकि हम कोलेजियम सिस्टम पर बात करना जा रहे हैं, तो उस कोलेजियम सिस्टम पर बात करने से पहले क्यों ना हम ये जान लें कि संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या कहता है, ये जान लेते हैं। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। तो संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5 जो है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात कर रहा है। इसके अलावा अन्य बातें भी भाग 5 में, परंतु इसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संबंध में प्रावधान करता है कौन? भाग 5। और उसमें भी भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। 24 में नियुक्ति से संबंधित बातें हो रही हैं, ऐसे ही करके 147 तक कहीं वेतन भत्ते की बात हो रही है, तो कहीं कार्य की बात हो रही है, कहीं कार्य क्षेत्र की बात हो रही है। तो ऐसे करके 124 से लेकर के 147 तक अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। जिसमें अनुच्छेद 124 या कहें अनुच्छेद 124 या कहें अनुच्छेद 124 का खंड 2 जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा होता है, या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, यह अनुच्छेद 124 का खंड 2 बता रहा है। यह अनुच्छेद अगर साधारण भाषा में कहें, सामान्य भाषा में कहें, सामान्य तरीके से कहें कि अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति के से संबंधित है, या न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो बता रहा है वो कौन बता रहा है? अनुच्छेद 124। और थोड़ा अंदर जाए तो कहें कि अनुच्छेद 124 का खंड 2। ऐसे ही अनुच्छेद 126 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात कर रहा है। आगे अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है। और इसके अलावा संसद भी जो है इस संदर्भ में कानून बनाने या नियम बनाने या विनियमन करने के लिए संविधान द्वारा अधिकृत है। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि न्यायाधीशों के बारे में संविधान क्या कह रहा है एग्जैक्टली। यानी 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 124 में बात कही जा रही है। और करेगा राष्ट्रपति, तो कैसे करेगा उसके लिए बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जब करेगा तो कैसे करेगा कि उसके लिए उच्चतम न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनसे और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन दोनों से मिलकर के सलाह लेगा कि क्या इस आदमी को या इस व्यक्ति को हम मुख्य न्यायाधीश बना दें या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ऐसी सलाह देंगे कौन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश हैं, और ऐसे ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इन दोनों से सलाह लेकर के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और ऐसे ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीश के मामले में क्या करता है वो? जब भी अन्य न्यायाधीश के मामले की बात आएगी तो वहां वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेगा ही करेगा, बिना इसकी सलाह के जो है सामान्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति नहीं करेगा मुख्य न्यायाधीश। ये संविधान हमारा कह रहा है। ठीक है साहब। आगे जब इतनी बात हो गई तो हमारा आज का जो वीडियो बेसिकली किस पे है? कोलिजियम सिस्टम पर लेकर के। तो कोलिजियम सिस्टम का इतिहास जान लेते कि भारत में कोलिजियम सिस्टम आया कैसे। ये बड़ी रोचक बात है कि ये भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां पर जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं। यानी कौन? न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही कर रहे हैं, न्यायपालिका कर रही है। दुनिया में कहीं भी ऐसा देश नहीं है, मुझे तो जहां तक जितना पड़ा है कि दुनिया में ऐसा कहीं भी ऐसा देश नहीं है जहां कोलिजियम सिस्टम जैसा कोई निकाय हो या न्यायपालिका जजों की नियुक्ति कर रही है, न्यायाधीश की नियुक्ति कर रही है। भारत एक ऐसा अकेला देश है। और खास बात यह कि संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में। तो फिर ये आया कहां से भारत में भाई? तो यही इतिहास जानेंगे कि भारत में इसका जन्म कैसे हुआ कोलिजियम सिस्टम का। इसका जन्म हम समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 124 में बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की जब नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति, तो उस संदर्भ में जो है वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। ये अनुच्छेद 124 में बात कही गई है। किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। अब ये परामर्श शब्द जो है यहीं पर कोलिजियम सिस्टम का इसमें आधार तय हो जाता है। कैसे तय हो जाता है कि जो परामर्श शब्द था ये कोलिजियम सिस्टम के जन्म का आधार तय कर रहा है। हुआ क्या कि शुरू से तो चलो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही थी,
परंतु आगे चलकर एक विवाद सामने आया। विवाद यह आया कि जो परामर्श शब्द है, इस परामर्श शब्द का मतलब क्या ये है कि अपना जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, परामर्श का मतलब उसके परामर्श से ऐसा मतलब निकाला जा सकता है कि वह इस पर सहमति दे रहा है या सहमति है या नॉर्मल सलाह है। इसके मतलब या परामर्श जो दिया है क्या वो कार्यपालिका के लिए या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यह विवाद सामने निकल के आया। कुछ लोगों का मानना था, यानी कुछ न्यायाधीशों का मानना था कि नहीं साहब, जो मुख्य न्यायाधीश ने परामर्श दिया है इसका मतलब जो है कि उसकी सहमति है और यह कार्यपालिका पर बाध्यकारी है उसका। राष्ट्रपति को उसका जो परामर्श है उसी के अनुसार ही जो है न्यायाधीश नियुक्त करना पड़ेगा। परंतु कुछ लोगों का मानना है नहीं, ऐसा नहीं है। परामर्श का मतलब केवल विचारों का आदान प्रदान है, सलाह मात्र है, ना कि बाध्यकारी है। तो इसे लेकर के विवाद सामने आया, और जब विवाद सामने आया तो इसे लेकर के केस आया। वो केस गए 1981 पहला केस आ रहा होता है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसे हम पहले न्यायाधीश मामले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? या तो प्रथम न्यायाधीश वाद के नाम से कह रहे हो, या पहला न्यायाधीश या जज मामला समझ लो, इस नाम से जान लो। तो प्रथम न्यायाधीश मामला कब आ रहा है? 1981 में। तो क्या था इसमें? वही कि परामर्श शब्द की व्याख्या के लिए यह केस आ रहा है, जिसे न्यायाधीश मामला के नाम से जानते हैं, प्रथम न्यायाधीश मामला या वाद। तो इसमें बात आया कि जो परामर्श शब्द की व्याख्या है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। तो इसमें निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में नहीं की जा सकती। किसके रूप में नहीं की जा सकती? सहमति नहीं है इसका मतलब साहब। इसका मतलब सहमति, इसका मतलब केवल सामान्य तरीके से सलाह है, सलाह मात्र है। ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती मुख्य न्यायाधीश की जो परामर्श है। तो परामर्श का मतलब केवल सहमति नहीं मानेंगे। क्या है परामर्श का मतलब? है विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान करने का मतलब है कि आप, अगर मैंने आपको कोई विचार लिया तो वो आपके ऊपर है, आप विचार उसको ग्रहण करो या मत करो, स्वीकार करो मत स्वीकार करो। आपने कोई मुझे दिया तो मैं उसे स्वीकार करूं या ना स्वीकारूं, उसे मानूं या ना मानूं। विचारों का आदान प्रदान का केवल इतना मतलब है। परंतु यहां विवाद क्या आ रहा था? विवाद था कि साहब परामर्श जो दिया है मुख्य न्यायाधीश ने वो जो है बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। जब इसकी व्याख्या पहले न्यायाधीश मामले में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं साहब, व्याख्या इसकी जो है सहमति के रूप में नहीं की जा सकती, बल्कि क्या है इसका मतलब है कि विचारों का आदान प्रदान। जब आदान प्रदान है तो इसलिए राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। चलो साहब, मामला सुलट गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुलटा दिया। परंतु यह मामला फिर आगे सामने उखड़ कर आया सामने, या उभर कर आया। यह दूसरा मामला आया। यह पहला न्यायाधीश मामला हो गया, अब दूसरा न्यायाधीश मामला आ रहा है। उसमें फिर यही बात आती है कि परामर्श का मतलब जो है व्याख्या है या परामर्श का मतलब सहमति है या नहीं है, बाध्यकारी है या नहीं है। जब ये दूसरा न्यायाधीश मामला आया 1993 में, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की राय बदल गई। कैसे राय बदल गई? पहले जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान है, अब उसने अपनी राय बदल दी। क्या कह दिया? अब यहां निर्णय दिया कि अपना जो पहले का निर्णय था उसको बदलते हुए कहा कि इसका मतलब जो है क्या कहते क्या बात, इसका मतलब जो है सहमति प्रकट करना है। पहले कह रहा है सहमति प्रकट करना नहीं है, अब कह रहा है सहमति प्रकट करना है। और पहले कह रहा था विचारों का आदान प्रदान है, अब कह रहा है नहीं साहब ये सहमति प्रकट करना है। और जब ये सहमति प्रकट करने की बात आ गई तो अब क्या होगा? ये साहब राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा, मानने पड़ेगा। परंतु यहां से सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम है, यहां से अपना जन्म उसका हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? वो कह रहा है कि सहमति प्रकट करना है इस परामर्श का मतलब, परंतु ऐसी सहमति वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अकेले नहीं देगा। अकेले नहीं देगा तो कौन देगा? कि वो उसकी सलाह जो है अपने जो दो वरिष्ठतम, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके साथ मिलकर के 3 आदमी हो गए, यानी कि पहला मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर के ऐसी सलाह देंगे। और जब ऐसी सलाह देंगे तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। यही बन गया अब कोलेजियम सिस्टम।
कैसा? पहला एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, सॉरी एक मुख्य न्यायाधीश हो गया जिसे हम सीजेआई कह रहे हैं, और दो इसमें अन्य न्यायाधीश हो गए। तो तीन लोगों से मिलकर के पहला कोलेजियम सिस्टम तैयार कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ही। सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कोलेजियम सिस्टम की रूपरेखा यहां से तैयार हो गई, और यहीं से शुरू हो जाता है कोलेजियम सिस्टम। यहां से जन्म हो जा रहा है किसका? कोलेजियम सिस्टम। किससे? दूसरा न्यायाधीश मामले से। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि यह सहमति प्रकट करना है, और ऐसी सहमति मुख्य न्यायाधीश जो है अन्य दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर के देगा, और इसके पीछे तर्क क्या दिया? ये कमाल की बात है। तर्क क्या दिया कि निर्णय जो देगा ये जो है जो निर्णय दिया अपना, वो किस आधार पर उसने उचित ठहराया कि कहा साहब सीजेआई जो है न्यायाधीश के जो उम्मीदवार होंगे, न्यायाधीश बनने के जो उम्मीदवार होंगे, उनका मूल्यांकन करने या उसके मूल्य को जानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। कौन? सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो वकालत में अच्छा अनुभव रखते हैं, जबकि सरकार ऐसा अनुभव नहीं रखती है, और चूंकि ये न्याय देने का काम करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे कि ये व्यक्ति न्याय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसको अगर जज बनाते हैं तो। इसके पीछे ये तर्क दिया। अभी यहां कोलेजियम सिस्टम का जन्म हो गया, और कोलेजियम सिस्टम यहां से शुरुआत हो गई कोलेजियम सिस्टम की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। परंतु आगे चलकर फिर एक मामला आया जिसे हम तृतीय न्यायाधीश वाद के नाम से जानते हैं, तीसरा न्यायाधीश मामला के नाम से जानते हैं, जो 1998 में आया। ठीक साहब, इसमें क्या हुआ कि अब यहां पर व्याख्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है कि परामर्श प्रक्रिया जो है वो केवल जो है सीजेआई द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा। किसको? परामर्श प्रक्रिया को। बल्कि क्या है, वो क्या कह रहा है, ये केवल सीजीआई का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर देता। क्या मतलब है इसका? कि जो पहले दूसरा न्यायाधीश मामला था उसमें जो बात कही गई थी कि मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सलाह को परामर्श माना जाएगा, परंतु यह ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं कहा गया था कि इन तीनों को मिलकर ही जो सलाह देंगे वही सलाह मानी जाएगी। इसमें अगर सीजेआई की राय अलग है और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय अलग है तो सीजेआई की राय मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती, ऐसी बात नहीं कही गई थी। विवाद यही आगे आया कि सीजेआई की राय को माना जा रहा है कि साहब अगर सीजेआई ने ये वाली राय दी है तो इसको माना जाए, ना कि दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की जो अलग राय है उसको माना जाए। यानी दो के ऊपर ये अकेला भारी पड़ रहा था, ये दो के ऊपर ये अकेला भारी पड़ रहा था, तो इसी लेकर के मामला गया जिसे तृतीय न्यायाधीश वाद के नाम से जान रहे हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है कि साहब परामर्श प्रक्रिया को जो बहुसंख्यक न्यायाधीश के प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। कहने का मतलब कि सीजीआई की अकेले की राय नहीं मानी जाएगी। अगर इन दोनों की राय अलग है तो केवल इसकी राय को नहीं माना जाएगा, इसके साथ क्या करना चाहेगा, यानी कि सीजीआई का एकल मत नहीं माना जाएगा, जबकि क्या माना जाएगा, बहुसंख्यक मत। बहुसंख्यक कैसे? इसकी भी राय और इन दोनों की राय, इन तीनों की मिलकर के राय एक होती है, तभी उसको जो है माना जाएगा कि साहब ये कोलेजियम ने या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश ने कोई राय दी है या कोई सलाह दिया है, कोई परामर्श दिया है। यहीं पर एक और बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ऐसी जब वो राय देगा तो वो इसमें चार अन्य न्यायाधीश यानी चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको शामिल करके देगा। पहले क्या था? पहले एक न्यायाधीश था मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, इनसे मिलकर के तीन लोगों से मिलकर के कोलेजियम सिस्टम बना था। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं साहब, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके अलावा चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। तो ऐसे करके 5 लोगों का, यानी कि ऐसे करके जो है 5 लोगों से मिलकर के बना कोलेजियम सिस्टम, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4
अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब यहां आगे कह रहा है कि इनमें से अगर दो का भी मत पक्ष में नहीं है, यानी एक व्यक्ति, यानी किसी को न्यायाधीश बनाने की बात हो रही है कि इसको न्यायाधीश बनाया जाए, और इस न्यायाधीश को बनाने के लिए ये 5 लोग मिलकर के विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और मंथन कर रहे हैं तो अगर इनमें से दो जो न्यायाधीश हैं, 2 न्यायाधीश, और 3 की राय अलग और 2 की राय अलग है, 2 कह रहे हैं कि नहीं साहब ये नहीं बनना चाहिए, ये आदमी ठीक नहीं है, न्याय नहीं कर पाएगा, और ये 3 कह रहे हैं नहीं साहब बनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर इन 2 की राय भिन्न है, इन 2 का पक्ष नहीं है उसके पक्ष में, तो वो नियुक्ति सलाह सिफारिश के लिए नहीं भेजी जा सकती, यानी वो सिफारिश नहीं मानी जाएगी और इसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा। परंतु अगर ये पांचों मिलकर के किसी पर सलाह दे देते हैं कि ये जो बनना चाहिए इसकी सिफारिश कर देते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति पर यह सलाह बाध्यकारी होगी, परामर्श बाध्यकारी होगा। ठीक है साहब, ये हो गया कोलेजियम सिस्टम का इतिहास। तो अब जान लेते हैं आखिर कोलेजियम सिस्टम क्या है। समझ गए हम इतनी बातें, पर ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए जान लेते हैं कोलेजियम सिस्टम क्या है। तो कोलेजियम सिस्टम वह तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और ट्रांसफर या स्थानांतरण किया जाता है। किसके द्वारा? कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। अभी हम प्रक्रिया समझ के आई है कैसे करते हैं, ये विचार करते हैं, इसको ट्रांसफर करने कोलेजियम सिस्टम सलाह देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मोहर लगा देता है कि साहब ठीक है इनकी नियुक्ति की जाए, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी कि ठीक है साहब यहां से इनका ट्रांसफर किया जाए। और ये बात बताई थी हम, कोलेजियम सिस्टम संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी जिक्र नहीं है इस कोलेजियम सिस्टम का, और ना ही संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जिसके द्वारा कोलेजियम सिस्टम आया हो। यह केवल किसके द्वारा आया है? यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से आया है। अभी हम जाने ही थे, पहला न्यायाधीश मामला, दूसरा न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला, इन तीनों न्यायाधीश मामले से के बाद आया है कौन? कोलेजियम सिस्टम। ना तो संविधान में इसका जिक्र है, ना संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई इसे लाने के लिए। तो ये भी अभी हमने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसमें 5 सदस्य होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश जो प्रेजेंट होगा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करता है, और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार 5 लोगों से मिलकर के बनता है सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम। ऐसे ही उच्च न्यायालय का कोलेजियम भी होता है, परंतु उच्च न्यायालय के कोलेजियम में 3 लोग होते हैं, जिसमें एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है साहब, ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है ये हमने जान लिया। कोलेजियम सिस्टम कैसे आया ये जान लिया। अब आगे जानते हैं कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जो सरकार 2014 में लाई थी, और अभी हाल ही में जो टिप्पणी की है केंद्रीय कानून मंत्री ने, क्या उससे ऐसा लगाया जा सकता है कि अंदाज या कयास लगाए जा सकते हैं कि सरकार जो आने वाले समय में पुनः राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जैसा कुछ ला सकती है, या जो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का जो वो है कोलेजियम सिस्टम है उसको समाप्त कर सकती है? क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं? जब अगर ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि इसे समाप्त कर सकती है और इसकी जगह एक अन्य निकाय ला सकती है, या पहले जो 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाई थी उसे दोबारा ला सकती है, तो क्यों ना पहले यह जान लिया जाए कि सब सरकार जो है 2014 में क्या लाई थी, क्या थे इसके प्रावधान, क्या क्या कही गई थी इसमें बातें, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया इसे। तो सरकार 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाई कब? 2014 में, और इसी के साथ लाई थी जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, यह भी 2014 में लाई थी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया, और आगे चल के राष्ट्रपति ने भी अपनी मोहर लगा दी थी। और जब राष्ट्रपति की मोहर लग गई तो यही जो विधेयक था, कौन सा 121वां विधेयक था, यह बन गया क्या? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आपसे पूछे कोई कि सरकार पहली बार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाई थी, तो वो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाई थी। ठीक है, और यही पूछे कि सरकार जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग लाई थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग लाई थी, वो कौन से संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लाई थी, तो उसके लिए उत्तर होगा
121वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है साहब। तो इस नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक था 2014, इसी के द्वारा सरकार ने जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने की बात कही। इसमें इसकी संरचना का जिक्र था, क्या कामकाज करेगा इसका जिक्र था इस विधेयक में। ठीक है साहब। अधिनियम में बताया गया था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी या उसका चयन किया जाएगा, उसको चयन करेगा कौन? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इसके लिए उन्होंने एक पारदर्शी और व्यापक आधार वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख किया था। किसमें? इस अधिनियम में, इस अधिनियम में। ठीक है साहब, ओके। तो क्या इसकी संरचना बताई थी उसने? जो न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक था उसमें क्या संरचना का उल्लेख था, या अधिनियम था जो पारित होने के बाद अधिनियम बना, तो उसमें संरचना थी कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसमें एक केंद्रीय कानून मंत्री होगा, एक ही होता है केंद्रीय कानून मंत्री, तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होगा इसमें शामिल, 2 सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और इसके अलावा 2 विख्यात व्यक्ति होंगे जो इस क्षेत्र में नॉलेज रखते होंगे, ज्ञान रखते होंगे। परंतु ये जो 2 व्यक्ति हैं, प्रख्यात व्यक्ति हैं, इनका जो चयन करेगी या इनकी जो मनोनीत करेगी वो कौन करेगी? एक समिति करेगी जो 3 सदस्यीय समिति होगी। उस 3 सदस्यीय समिति में कौन होगा? एक प्रधानमंत्री होगा, पहला, एक ही प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो एक प्रधानमंत्री होगा और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। किसका? भारत का था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होगा। और तीसरा कौन व्यक्ति होगा इसमें? तीसरा व्यक्ति होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। 3 व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्य न्यायाधीश और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता। और इसमें यह भी बताया गया था कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता प्रेजेंट नहीं होता या नहीं होता है, जैसा कि 2014 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसी कंडीशन आ गई थी कि विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि विपक्ष के नेता के लिए कुछ प्रतिशत बहुमत होना चाहिए, वो नहीं था, इसकी वजह से विपक्ष का नेता नहीं था। तो विपक्ष का नेता नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल का नेता होगा या लोकसभा में सबसे बड़ा जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल होगा, उसका दल का नेता जो होगा वो इसमें शामिल होगा। तो प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये तीनों मिलकर के, इन तीनों से मिलकर के बनेगी एक समिति। और ये समिति किनको मनोनीत करेगी? 2 विख्यात व्यक्तियों की। विख्यात यानी कि जो इस क्षेत्र में नॉलेज रखते हो, जानकारी रखते हो, ज्ञान रखते हो पर्याप्त, ऐसे व्यक्तियों का मनोनीत करेगी। तो इस प्रकार जो मिलकर के कितने सदस्य हो गए इसमें आयोग में? एक मुख्य न्यायाधीश, एक केंद्रीय मंत्री और 2 ये और 2 ये, यानी 2 दूनी 4 और 6 लोगों से मिलकर के बनेगा कौन? न्यायिक नियुक्ति आयोग। कितने लोगों से मिलकर बनेगा? 6 लोगों से। ठीक है साहब। आगे इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो संरचना थी, इसको समावेशी यानी कि इसी अधिनियम में इसको समावेशी बनाने के लिए क्या किया इस अधिनियम में? इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि एक जो जाना माना व्यक्ति यानी जो विख्यात व्यक्ति होगा, इसमें एक व्यक्ति या तो एससी से होगा या एसटी कम्युनिटी यानी एससी यानी कि अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से या अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा या किसी अल्पसंख्यक वर्ग से होगा या महिलाओं के वर्ग से होगा, एक व्यक्ति। चूंकि अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है ये जो है समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। अनुसूचित अनुसूचित जाति या ओबीसी वर्ग के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता है और इनका प्रतिनिधित्व होता है। तो ऐसे आरोप लगते हैं कि यह कॉलेजियम सिस्टम है, भाई भतीजा बात करता है या अपने ही लोगों को न्यायाधीश या जज बनाता है। अगर कोई योग्य व्यक्ति है उसको भी नहीं, अगर कोई इनकी जाति से अलग है या इनके धर्म से अलग है, उसको चुनने में थोड़े ये आनाकानी करते हैं या उसको नियुक्त करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में इन महिलाओं की या सुप्रीम जो एससी समुदाय है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग,
इनका जो प्रतिनिधित्व उतना नहीं दिखता जितना होना चाहिए, या ना के बराबर दिखता है या होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो इसका एक आरोप यह है लोगों का, इन लोगों का, कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये नियुक्ति में भेदभाव करता है। भेदभाव करता है, क्यों करता है? कि साहब ये पारदर्शी नहीं है, कोई चयन का आधार नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, कोई इसमें टेस्ट नहीं होता है, केवल इनकी मेरे इन जो कॉलेजियम सिस्टम की पसंद है वही नियुक्त कर लिया जाएगा। ठीक है साहब। तो एन जैसे इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि जो नियुक्ति आयोग है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये अपने नियम तैयार करने के लिए खुद अधिकृत है, यानी इसको यह अधिकार भी दिया गया कि यह अपने नियम खुद ही तैयार करेगा। ठीक है साहब। परंतु इस अधिनियम को, दोनों ही अधिनियम को, एक तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और राष्ट्रीय जो नियुक्ति आयोग अधिनियम था, उसके अलावा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इन दोनों ही अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे हम चौथा न्यायाधीश मामला के नाम से जानते हैं। 2015 में चौथा कह लो या चतुर्थ न्यायाधीश वाद के नाम से जानते हैं। 3 पहले पढ़ लिए, चौथा ये आ गया, तो चौथा न्यायाधीश वाद के नाम से जानते हैं। तो इसमें अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और सुनवाई के बाद निर्णय दिया, और निर्णय देते हुए जो इसमें 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ बनाई गई थी, उन 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया, 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया गया। 4 इसके खारिज करने के पक्ष में थे और 1 न्यायाधीश इसको खारिज करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है। तो क्या न्यायाधीश दिया कि उन्होंने क्या किया, इन दोनों ही अधिनियमों को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहा कि ये दोनों अधिनियम असंवैधानिक है। अगर ये अधिनियम लागू हो जाते हैं और राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जैसी संस्था आ जाती है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप होगा। सरकार बेबुनियादी हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि इसमें सरकार का केंद्रीय कानून मंत्री है और इसके अलावा 2 अन्य न्यायाधीश, जो अन्य प्रख्यात व्यक्ति हैं, विख्यात व्यक्ति हैं, वो शामिल होंगे। तो ये जो राजनीतिक उससे उद्देश्य से इसमें नियुक्तियां की जाने लगेंगी, और राजनीतिक उद्देश्य से नियुक्तियां की जाने लगेंगी तो न्यायपालिका का कार्य बाधित होगा और न्यायपालिका की शक्ति पे जो है चोट होगी। ऐसा क्योंकि बेजा हस्तक्षेप बढ़ जाएगा सरकार का, और हम ऐसा देखते हुए कि सरकार जो है राजनीतिक हथकंडे अपनाती रहती है इधर उधर, तो इसलिए ये जो है असंवैधानिक है। ठीक है साहब। और कहा कि बाधित होगी। अब जब असंवैधानिक घोषित कर दिया, दोनों को खारिज कर दिया, फिर से क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम दोबारा से लागू हो गया, जो इस अधिनियम के आ जाने के बाद में जिनके बाद खारिज या खत्म होने की बात की जा रही थी, परंतु अब यहां से क्या हुआ, दोबारा चालू हो गया। इस सब के बाद समझते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि समय पहली बार कोई मांग नहीं उठी है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। ऐसी पहली बार कोई मांग नहीं उठ रही है। इससे जब से कॉलेजियम सिस्टम बना है तब से ही ऐसी मांग उठती रही है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करिए, ये पारदर्शी नहीं है, इसमें भाई भतीजावाद होता है, जज अपने खानदान के लोगों को या अपने ही रिश्तेदारों को जज बनाते रहते हैं। तो देखा होगा आपने, आए दिन खबरों में भी देखने को मिलता है कि उनके पिताजी जज, उनके दादाजी जज, और वर्तमान में वो जज है, उनका बेटा भी जज बनने के लिए तैयार है। कैसे भाई, इतनी नॉलेज, एक ही मतलब एक सारी पीढ़ी दर पीढ़ी जज बने जा रहे हैं और वही दूसरे लोग जज नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? इन्हें कैसे आसानी से जज बन जा रहे हैं? ये आसानी से इसलिए जज बन जा रहे हैं कि साहब मैं जज हूं मान के चलो, और मैं कॉलेजियम सिस्टम में शामिल हूं, मैंने अपने इन्फ्लुएंस में 4 जजों को लिया कि साहब नहीं, हमारे फलाने सिंह को बनवा दो, हमारा बेटा है, हमारा साला है। सोचो अगर साला बन जाए तो साला जज बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने आपस में कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा कर लेते होंगे कि अपने इन्फ्लुएंस में लिया और उस पर मोहर लगवा दी कि साहब इसको जज बनवा दिया जाए, और इसकी वजह से ही एक ही खानदान के या एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसी क्या उनमें खासी योग्यता आ गई बचपन से, यानी कि पैदा होते ही उनके माथे पे लग जा रहा है जज बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें कॉलेजियम का हाथ है, कॉलेजियम भाई भतीजा बात कर रहा है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, और ऐसे आरोप लगाते हुए इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात है। और ऐसा कहीं दिखता भी है,
जब एक ही खानदान के एक ही परिवार के लोग जज बनते हुए आ रहे हैं, दूसरे समुदाय से नहीं आ पा रहे हैं, एक ही खास जाति विशेष से लोग जज बन रहे हैं, दूसरी जाति विशेष से जज नहीं बन रहे हैं, या एक ही वर्ग विशेष के जज ही जज दिख रहे हैं, बाकी वर्ग विशेष के जज नहीं दिख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, न्यायपालिका समावेश ही नहीं हो पा रही है। चूंकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर या कम है, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है उतना जितना होना चाहिए। तो यही लोगों का आरोप लगाते हैं क्योंकि इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए जो है जब भी सुप्रीम कोर्ट में हमसे यानी कि इस हमारे वर्ग से संबंधित कोई मामला जाता है तो उस मामले में उस वर्ग के खिलाफ ही निर्णय आता है। क्यों आता है? उनका ऐसा मानना कि चूंकि ये इस चीज के खिलाफ रहते हैं, जैसे मान लो महिलाओं की कोई अगर बात है तो महिलाओं के संबंध में ज्यादा अच्छे तरीके से महिलाएं जान पाएंगे कि पुरुष जान पाएंगे। सही बात है ना। अगर ऐसे मान के चलो एलजीबीटी समुदाय है और सुप्रीम कोर्ट में कोई एलजीबीटी समुदाय का सदस्य नहीं है या एलजीबीटी समुदाय का जो है न्यायाधीश नहीं है, और ये एक कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं एक कल्पना करते हैं, ऐसा कोई एलजीबीटी समुदाय का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में मामला गया जिसमें एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों की बात की जा रही हो, ऐसा कोई मामला गया, और एक कल्पना कीजिए कि जिस कोर्ट में वो मामला गया और जो सुनवाई कर रहे हैं वो जज सारे के सारे रूढ़िवादी हों, एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ हों, तो क्या वो न्याय कर पाएंगे? क्या वो निर्णय तार्किक दे पाएंगे? स्वाभाविक बात है कि जो रूढ़िवादी होंगे वो जज, तो सीधी सी बात है एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ ही निर्णय देंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। और वहीं अगर एक जज एलजीबीटी समुदाय का भी हो उसमें, तो वो उनकी बात को ध्यान रखते हुए, और ये मान के चलो 4 जजों की, अगर वो 4 जज उस केस को सुन रहे हैं और 4 जज अलग अलग समुदाय से, एक महिला हो, एक एलजीबीटी समुदाय से हो, एक पुरुष हो, एक खास विशेष वर्ग से हो या खास धर्म से हो, तो अब इनका जो विचार होगा वो ज्यादा तार्किक निर्णय होने के चांसेस हैं बजाय जो चारों रूढ़िवादी थे उसके। तो लोगों का मानना है कि कोलिजियन सिस्टम की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में यानी कि न्यायपालिका समावेश ही नहीं हो पा रही है। इसमें एक खास वर्ग विशेष का ही जो है बोलबाला या खास वर्ग विशेष ही जज बनते जा रहे हैं, अन्य नहीं बनते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में और कोलिजियन सिस्टम में साहब, अब कोलिजियन सिस्टम जो है सिफारिश करता है राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तो जब नियुक्ति करता है तो इसमें जब ये सिफारिश भेजता है उसमें काफी समय लगा देते हैं विचार मंथन करने में। तो इसकी वजह से क्या होता है, नियुक्ति में अच्छी खासी देरी होती है, और जब अच्छी खासी देरी हो रही है तो सीधी सी बात है वहां न्यायाधीश की एक जगह तो खाली होगी। जब जगह खाली होगी तो सीधी सी बात है इसका प्रभाव न्याय पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे केस पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो कोलिजियन सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, अत्यधिक देरी हो रही है नियुक्ति में, और यह अत्यधिक देरी हो रही है तो न्यायाधीशों की जो घटती संख्या है उससे क्या होगा, न्याय वितरण पर प्रभाव पड़ेगा, न्यायतंत्र वितरण पर, सीधी सी बात है न्याय वितरण तंत्र पर, यह भी बताया। इसमें पारदर्शिता का अभाव है, कोई औपचारिक मानदंड तैयार नहीं किए गए हैं कि किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, कौन जज नियुक्त होने के लायक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ऐसी कोई यानी कि ऐसी कोई मानदंड नहीं बनाए हैं सुप्रीम कोलिजियन सिस्टम ने। कैसे तय करती है कि ये जज बनने लायक है या नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं पता है। इनके 5 जजों के मन में जो आता है उसको ये करते हैं, ऐसा आरोप है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव है, कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा अनुचित प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका में अनुचित यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं है, जो हम इतनी देर से बताते आ रहे हैं। महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अल्पसंख्यक वर्ग का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, एक खास विशेष वर्ग का या खास जाति विशेष का इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है, जबकि अन्य का घटता जा रहा है या है ही नहीं है। तो अनुचित प्रतिनिधित्व है। तो उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एक
स्वतंत्र नियुक्ति आयोग या न्यायिक निकाय की आवश्यकता है। पारदर्शिता के लिए एक स्वतंत्र नियुक्ति आयोग की आवश्यकता है, निकाय की आवश्यकता है। और जो न्यायाधीशों की संख्या घट रही है, तो इस नियुक्ति को तेजी से करने के लिए भी एक नियुक्ति निकाय की आवश्यकता है। एक आंकड़ा ये पिछला आंकड़ा है उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के संदर्भ में। तो 25 उच्च न्यायालयों में जो है स्वीकृत पदों की संख्या कितनी न्यायाधीशों की? 1098। परंतु इसमें कार्यरत कुल कितने? केवल 645 न्यायाधीश कार्यरत थे, जबकि 453 न्यायाधीश कोई कमी थी। किनमें? 25 न्यायालय जो है भारत में उच्च न्यायालय, उसमें 453 न्यायाधीशों की कमी थी। मतलब समझ रहे हो कि अगर इतने बड़े स्तर पर न्यायाधीशों की कमी है तो पेंडेंसी, केस की पेंडेंसी तो बढ़ती जाएगी भाई। जैसा कि भारत में है ही है कि ढेर लगा पड़ा है केसों का, पर उस पर निर्णय नहीं आ पा रहा है। सालों से अटके पड़े, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पर उस पर आज तक निर्णय फैसला नहीं आ पा रहा है। लोग जेलों में सड़ रहे हैं और कोई कोई तो 40-40, 20-20 साल बाद जो है 40-40 साल बाद निर्दोष साबित होकर के निकल रहे हैं। तो उनके भी मूल अधिकारों पर जो है हनन हो रहा है उनका भी। किसकी वजह से? न्यायाधीशों की इतनी कमी है। अगर ये न्यायाधीश होते, पूरे न्यायाधीश होते तो हो सकता है केस को जो एक न्यायाधीश मान के चलो या 50 केसों को सुनवाई कर रहा है, और भाई ये न्यायाधीश भी होते तो हो सकता है वो केवल 10 की सुनवाई करता, बाकी 10 दूसरे को मिल जाते, बाकी 10 दूसरे मिल जाते, ऐसे करके केस बट जाते और जल्दी निर्णय आने के चांस होते। तो इससे न्याय प्रभावित हो रहा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अत्यधिक लंबित मामलों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, केस पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए एक स्वतंत्र नियुक्ति निकाय की आवश्यकता है भारत में, और उसे होना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। ऐसे लोगों की मांग आती रहती है समय समय पर, जैसा कि अभी किरेन रिजिजू ने भी यही बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें पारदर्शी नहीं है। आगे निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं हम? निष्कर्ष के तौर पर यही कहेंगे कि सरकार को और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को मिलकर के एक स्वतंत्र और स्थायी नियुक्ति आयोग के संदर्भ में विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए यह अभी हम समझ ही गए। या अगर ये नहीं तो या जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जो लाई थी सरकार, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाई थी, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर तो हम तो यही कह सकते हैं उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है कि सरकार का इसमें बेजा हस्तक्षेप बढ़ जाएगा न्यायपालिका में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी, इन सब पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए। और इन जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है या न्यायपालिका पर जो सरकार का हस्तक्षेप होने की जो चिंता है उसको दूर किया जाना चाहिए, इस पर जब पुनर्विचार किया जाए। कुल मिलाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब ऐसा कोई विचार करें या ऐसा कोई आयोग लाए सरकार या सुप्रीम कोर्ट मिलकर के ऐसा कोई निष्कर्ष निकालते तो उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राथमिक होनी चाहिए, वो सुनिश्चित हो। और इसके साथ ऐसा भी किया जाए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना, किससे? गुणवत्ता से समझौता किए बिना न्यायपालिका के स्वरूप को क्या करना चाहिए? समावेशी बनाने पर विचार करना चाहिए, या समावेशी बनाया जाए। इसमें जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाए, जिससे बेहतर न्याय हो सके। इसके साथ साथ ही जो नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे आज कोई वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो उस पर जब वैकेंसी होती है तो उस पर देश भर से फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद टेस्ट होता है, फिर जो है परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद में इंटरव्यू होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, तमाम दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से फिर कहीं जा करके उसकी व्यक्ति की उस पद पर नियुक्ति होती है। तो ऐसा ही कोई पारदर्शी सिस्टम जजों की या न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में होना चाहिए। और इसके साथ ही न्यायपालिका को जो है किसी भी राजनीतिक पचड़े में पड़ने की बजाय क्या करना चाहिए? एक पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए।
और उसका जो प्राथमिक कार्य है न्याय देना, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। संविधान की रक्षा करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करे। और जो नागरिकों के, जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों की जो उसके ऊपर गारंटी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए कि कैसे लोगों को न्याय, बेहतर से बेहतर न्याय मिल सके। जो केस पेंडेंसी बढ़ती जा रही है वो कैसे कम की जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले, इस सब पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए और अपनी जो पेशेवर क्षमता है उसका प्रदर्शन करे, बजाय राजनीतिक किसी पचड़े में पड़ते हुए। ठीक है साहब, यही आज के वीडियो में हमने जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, मिलते हैं फिर आगे अगली वीडियो में।